नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओस के अलॉटमेंट के बारे में। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप जरूर समझ पाएंगे कि आज तक अगर आप आईपीओ में पैसे लगाते थे तो अलॉटमेंट आपको क्यों नहीं मिलता था, और अगर मिला भी तो बहुत सारे ऐसे आईपीओस होते हैं जिसमें आप अलॉटमेंट के लिए पैसे लगाते हैं, बहुत सारे लॉट्स लगाते हैं, लेकिन कहते हैं ना उसका रेशियो इतना कम होता है कि आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। मतलब 10 आईपीओ में पैसे लगाने के बाद अगर एक में मिल रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपके बाकी के सारे आईपीओज में लगाए हुए पैसे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अभी आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से आईपीओज में आपको अप्लाई करना है ताकि आपके लगाए हुए आईपीओ का एटलीस्ट कम से कम एक लॉट तो लग ही जाए, या जितने भी कंपनियों में आप अलॉटमेंट के लिए अपना अप्लाई करते हैं वहां पे आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। देखिए, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल ये कारण समझना पड़ेगा कि जब हम किसी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो हम एक साथ अपने जितने भी बजट होते हैं उसके हिसाब से 5 लॉट 10 लॉट एक साथ लगाते हैं, लेकिन आईपीओज में ज्यादा लॉट्स लगाते हैं जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई होता है, या उसमें 50% ज्यादा चांसेस होते हैं लिस्टिंग गेन के, या 100% होते हैं। जैसे कि लेटेस्ट में अपना बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ रिसेंटली हमने देखा है। यहाँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने मार्केट से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसकी यहाँ पे जो 6,000 करोड़ का जो शेयर्स था उसे अलॉट उन्हीं लोगों को मिल पाया जो लकली, मतलब या तो शेयर होल्डर कैटेगरी में थे, रिटेल कैटेगरी के अंदर बहुत कम लोगों को मिल पाया, और बाकी एचएनआई कैटेगरी भी ऐसी थी जहां हर 20 में से किसी एक आदमी को मिला, वहीं रिटेल में हर 100 में से किसी एक को मिला। मतलब जो बहुत अच्छे आईपीओ होते हैं जिनका लिस्टिंग गेन 100% या उससे ज्यादा होता है, वहां पे चाहे हम 10-20 लॉट लगा ले, लेकिन हमें या तो एक लॉट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। और अब तो यहां मैं आईपीओ में अप्लाई करने की बात करूं तो एज अ इंडिविजुअल, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू लेता हूं कि अगर मैं किसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगा रहा हूं और मुझे चाहिए कि मुझे एटलीस्ट उसमें एक लॉट तो मिलना ही चाहिए, है कि अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे चाहे खुद के 3 से 4 डीमेट अकाउंट हो, या ज्यादातर आजकल लोगों के पास 2 डीमेट अकाउंट होते ही हैं, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए और एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए। अगर मैं अपने दोनों ही डीमेट अकाउंट से किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ में दोनों ही डीमेट से पैसा लगाऊं तब भी बात एक ही रहेगी, क्योंकि मेरा जो यूनिक एक नंबर है पैन कार्ड का, वो परमानेंट अकाउंट नंबर वो सेम रहेगा चाहे मेरे मल्टीपल कितने भी डीमेट हो। इसीलिए हमें जब भी किसी आईपीओ में पैसा लगाना है और उसमें एटलीस्ट अलॉटमेंट हमें चाहिए, तो हमें अलग अलग पैन कार्ड से, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन के जो डीमेट अकाउंट होते हैं वहां से हमें अप्लाई करना चाहिए। जैसे आपके रिलेटिव्स हो गए, या आपके घर के पेरेंट्स हो गए, या फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स हो गए, उनका भी अगर डीमेट अकाउंट है तो आप उनसे अगर 5 लॉट आपको अगर अप्लाई करना है तो आप एक लॉट अपनी आईडी से, एक लॉट अपने हस्बैंड या वाइफ जो होती हैं उनके आईडी से, एक लॉट अपने पेरेंट्स मदर या फादर के आईडी से लगा सकते हैं, या अदर रिलेटिव्स जिनके पास डीमेट अकाउंट है और जो आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो नहीं लगाना चाहते तो उस पैसे को आप उनको देके वहां से आप अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो रेशियो है 10:1 का, वो डिवाइड होके 10:5 या 10:10 हो जाता है, डिपेंड ऑन द पर्सन यू हैव। यहाँ पे हमें एक चीज समझना होगा कि जब हम अप्लाई करते हैं चाहे वो 10 लॉट हो, अगर रिजेक्शन आती है तो वो सारे 10 लॉट में हो जाती है। वो इसलिए होता है कि पर्टिकुलर हम जिस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं उस पे या तो बहुत ज्यादा हैवी डिमांड है, जैसा कि हमने टाटा टेक में देखा था, हमने बजाज में देखा और ओला के आईपीओ में देखा। यहाँ क्या होता है कि जब मार्केट से अगर आप कंपनी 500 रुपए का डिमांड करती है और उसे वहां 5 लाख रुपए मिले, तो ये बहुत बड़ी सरकमस्टांसेस होती है, जहां एक कहते हैं कि हर 100 में, हर 50 में किसी एक को 1 रुपए मिल पाएगा। तो यहाँ पे अगर 500 रुपए 5 लाख लोगों में बांटना हो तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, जहां पे फिक्स तो ऐसा नहीं होता है कि आपको ये मिलेगा ही मिलेगा आईपीओ। इसीलिए इंडिविजुअल 10-12 लॉट या 5-10 लॉट लगाने से अच्छा है कि आप वही लॉट्स इंडिविजुअल अलग अलग लोगों के आईडी से लगाएं, तो वहां आपको अलॉटमेंट मिलने के ज्यादातर चांसेस है। इसमें दूसरे पॉइंट पे बात करें तो कई बार हम आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए जो अप्लाई करते हैं वहां एक मेजर गलती ये भी करते हैं कि हम जल्दी से अप्लाई करने के चक्कर में, या फिर पहले ही दिन आईपीओ के ओपन होते ही अप्लाई करते हैं, जिस तरीके का जो हाइप बना होता है उस पर्टिकुलर कंपनी को लेके, तो हम क्या करते हैं जल्दी से जल्दी अपने लॉट्स फाइनल करके आईपीओ में अप्लाई करके यूपीआई पेमेंट कर देते हैं। लेकिन यहां हमें एक चीज और समझनी होगी
कि अप्लाई करने से पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है, जहां पे रिटेल कैटेगरी, एचएनआई कैटेगरी और एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर कैटेगरी। देखना चाहिए कि आप इंडिविजुअल कैटेगरी में कर रहे हैं या फिर शेयर होल्डर कैटेगरी में कर रहे हैं, क्योंकि जिस कंपनी का आईपीओ जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है तो आप जरूर उसके शेयर होल्डर में आएंगे अगर आपके पास उस कंपनी का एक शेयर है तो। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता दूं, इस वक्त आने वाला जो रिसेंट आईपीओ होने वाला है एनटीपीसी का, जिसका बहुत बड़ा हाइप बन रहा है और वो 10,000 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। तो एनटीपीसी ग्रीन जो एनटीपीसी की पेरेंट कंपनी होने वाली है, एक सब्सिडी कंपनी होगी जिसमें पेरेंट कंपनी एनटीपीसी है। और आपको अगर एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में अप्लाई करना है तो इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एनटीपीसी का एटलीस्ट एक शेयर जो कि मार्केट में लिस्टेड है, उसे आप एक शेयर खरीद के अपने डीमैट में रखें। और जब एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आएगा उस समय आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अंदर एक अप्लाई कर सकते हैं और कुछ अपने लॉट्स नॉर्मल रिटेल कैटेगरी में भी कर सकते हैं। तीसरी गलती हम ये करते हैं, जब आईपीओ में अप्लाई करते हैं उस समय पेमेंट करते टाइम ज्यादातर लोग यूपीआई का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे यूपीआई से आपको पेमेंट करना ये गलत नहीं है, आप यूपीआई, नेट बैंकिंग इन दोनों के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं 2 लाख 5 लाख तक का। लेकिन यहाँ मेजोरिटी में ये देखा गया है कि लोग यही कहते हैं हमारे कैंसिल होने का कारण कि यूपीआई मैंडेट नहीं आया। जब आप आईपीओ को अपने डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपके अप्लाई करने के 15 से 20 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर ही आपका यूपीआई मैंडेट आ जाता है, जिससे कि आप उस मैसेज के लिंक पे जाके तुरंत अपने पैसे को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से ब्लॉक रहता है जब तक आपको आईपीओ अलॉट नहीं हो जाता। बहुत लोग उस मैसेज को अपना या तो भूल जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम उस मैसेज को ओपन करते हैं और वहां से अगर हम पेमेंट किसी कारण ना कर पाए, हमारे पास कोई कॉल आ गया या फिर कोई ऐसे नोटिफिकेशन जिसके वजह से हमें उस समय उसे रोक करके दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो वो जो मैसेज है वो बैक साइड जाकर के आप वापस से उसे रिट्रीव करते हैं तो वो मैंडेशन उसी समय फेल दिखाता है। तो देखिए, ये तो टेक्निकल्स प्रॉब्लम होती है और कुछ हमारे तरफ से ये कि हमने उस मैसेज को तुरंत सीरियस ना लेके ये सोचा कि हम बाद में इसका पेमेंट कर देंगे। कई बार क्या होता है कि आपका अगर 30-40 हजार का पेमेंट है या फिर कुछ लॉट्स ज्यादा है और अकाउंट में उस समय पैसे कम है, लेकिन आपने ये वेट कर लिया कि मैं किसी और से अपने अकाउंट में पैसे ले करके या फिर अपने किसी दूसरे अकाउंट से पैसे डाल के इससे फिर मैं पेमेंट करूंगा। देखिए, कभी भी आपके चांसेस हाई तब होते हैं जैसे आपको यूपीआई मैंडेट आता है, आप तुरंत उसी समय अकाउंट में पहले से ही बैलेंस रखें और उसी समय तुरंत आप उस चीज को, पैसे को कटवा के अपना जो ब्लॉकिंग है उसे। इन्हीं सब चीजों के बाद आपको एक अप्रूवल मैसेज आता है जो कि बीएससी के तरफ से आता है, जिसमें लिखा रहता है यू हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड योर अलॉटमेंट। तो ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसके वजह से या तो आईपीओ में अलॉटमेंट सही से मिल नहीं पाता या फिर अप्लाई करने में ही बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स होते हैं। चीजों से बचने के लिए आप आने वाले समय के जितने भी हाईलाइटेड आईपीओज हैं उनमें आप ध्यान रखें और अपने अप्लाई करते समय इन बातों का ध्यान रखते हुए वीडियो से सारे जो पॉइंट्स है जिसके वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्लियर हो गया होगा। आने वाले समय में हम और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे।